You stated in your visa application you are self-employed and earn PKR 4 million per year, and you submitted a bank statement in your name in which you have a balance three times more than your claimed income. या इस तरह से कि you stated in your visa application you are employed full time and you earn PKR 1.5 million per year, but the bank statement you submitted has a balance more than four times your stated or your claimed income. इस तरह के बहुत से वीज़ा रिफ्यूज़ल क्या आप लोगों को भी मिले हैं? और क्या इन वीज़ा रिफ्यूज़ल का आगे कोई हल होता है? क्या ये रिफ्यूज़ल लेने के बाद हम दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? अगर इन बातों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। अभी मैं मुखातिब हूँ अपने उन स्टूडेंट से और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो किसी भी तरह से जिनको इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट की ज़रूरत है, यानी आइल्स की ज़रूरत है यूके जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हमने आइल्स कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया है, जहाँ पर न सिर्फ आइल्स बल्कि दीगर जो कोर्सेज हैं उनके लिए और ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो वो तलबा या वो लोग जिनको इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग की ज़रूरत हो वो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी जब हम वीज़ा की दरख्वास्त देते हैं, ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ में जहाँ पर हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट का दिखाना ज़रूरी होता है, तो हमारी यही ख्वाहिश होती है या शायद किसी ने हमें ये कभी बताया होगा कि जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी बैंक स्टेटमेंट होगी, हमारा वीज़ा ऑफिसर उतना ही हमसे मुतासर होगा। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो आम तौर पर बहुत से वीज़ा एप्लीकेंट्स में पाई जाती है। यानी ये कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को इधर से उधर से पैसे लेके तो भरते रहते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब हमने अपना वीज़ा की दरख्वास्त देनी होती है और हम बड़ी खुशी खुशी अपनी बैंक स्टेटमेंट को निकालते हैं और ये देखकर बड़ी तमानियत महसूस करते हैं कि इसमें तो खासा बैलेंस मौजूद है और वीज़ा ऑफिसर इससे मुतासर हुए बगैर शायद ना रह सके। मगर क्या होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स आते हैं। यानी जो मैंने आपको शुरू में बताई जो रीज़न्स हैं, इस तरह की बहुत सी मिले जुले अल्फाज के साथ बहुत सी ऐसी रीज़न या वजूहात जिनकी वजह से वीज़ा नहीं दिया जाता, उनमें ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो हमारी इनकम से, यानी वो इनकम जो हम आम तौर पे बताते हैं और जो हमारी असल इनकम होती है उससे हमारी बैंक स्टेटमेंट आम तौर पर मिसमैच कर जाती है। यानी ये कि अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट अगर 2 करोड़ रुपए की है तो वो तो बड़ा खुश होगा कि मेरी बैंक स्टेटमेंट 2 करोड़ रुपए की है और मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। मैं जाके वहाँ से सैर करके पैसे खर्च करके जब वापस भी आऊँगा तो मेरे पास बड़े पैसे होंगे और वीज़ा ऑफिसर को ये बात खासी मुतासर कुन लगेगी। मगर होता ये है कि हमारा जो वीज़ा ऑफिसर है, जो ये हमारा केस वर्कर है जिसको हम एंटी क्लियरेंस ऑफिसर भी कहते हैं, तो वो उसकी एक ख़ास तरबियत है। उसने हमारी जो इनकम हमने लिखी है वो और जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है इन दोनों को उसने मैच करना है आपस में। वो मैच करके ये देखता है कि जो हमने इनकम लिखी और जो हमारे पास बैंक में पैसे मौजूद हैं, क्या ये आपस में इनका जो रब्त है बाहमी वो कायम होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता
तो फिर क्या हमने अपनी जब हमने दरख्वास्त दी, जो हमने वीज़ा एप्लीकेशन भरी, उसमें हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया कि हमने ये जो हमारे पास जो ज़ायद जो रकूम हमारे अकाउंट में आई हैं या भेजी गई हैं या किसी भी तरह से हमारे अकाउंट्स में पार्क की गई हैं, ये कौन सी हैं, ये हमें किस सोर्स से आई हैं और ये हम किस तरह से अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। आम तौर पे अनएक्सप्लेन्ड यानी वो ये लिखता है कि ये जो पैसे हैं ये अनएक्सप्लेन्ड हैं, आपने इसके बारे में कोई वजाहत पेश नहीं की कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। और ये बात जो मैं आपको शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा पैसों वाली जो बैंक स्टेटमेंट है, आम तौर पर उससे उसको ज़्यादा मसला होता है। वो आपसे उसके बारे में पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर पैसे कम हों या इतने कम हों कि हम जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं, तो हम ये बताते हैं कि मैं अपने कितने जो माहाना अखराजात हैं या जो मेरे सालाना अखराजात हैं, वो कितने होते हैं। तो वो ये भी देखता है कि इसमें इतने पैसे मौजूद हैं, जितने ये बता रहे हैं कि मैंने इतने पैसे खर्च किए और इतने मेरे पास मेरी सेविंग में मौजूद हैं। यानी ये कि हमने जब भी वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, तो हमने उन पैसों का हिसाब देना है जो हमारे पास इज़ाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे उन पैसों का जो हम एकदम से यानी किसी की अगर इनकम जो है वो मंथली अगर 4 लाख है, तो वो अगर एकदम से अगर उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाएगा, तो वो उसको उसके बारे में एक दफ़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, जवाब देना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा वीज़ा इन वजूहात की बिना पर नहीं मिलता, जिसको हम रिफ्यूज़ल कहते हैं, अगर इस तरह का हमें रिफ्यूज़ल मिल जाता है, तो इसका हल क्या है? बड़ा सिंपल सा इसका हल है। इसका हल ये है, पहले इसकी अपील होती थी, लोग इसकी अपील करते थे, मगर अब जब हम वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं, रिफ्यूज़ल आता है, तो नीचे लिखा होता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं, दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं और हमने जो हमारे पास रिफ्यूज़ल आया है, उस रिफ्यूज़ल को हम बतौर गाइडलाइन इस्तेमाल करें और उस उन तमाम सवालों का जवाब जो वीज़ा ऑफिसर ने हम पर एतराज़ात उठाए हैं, उनका जवाब बना के तो हम दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई कदगन नहीं है कि हमने 6 माह बाद करना है, हमने साल बाद करना है। हम अगर चाहें, हमारे पास उन सवालों के जवाबात मौजूद हैं, तो हम अपना वीज़ा फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बात और भी है कि किसी वक़्त ऐसा भी होता है कि वीज़ा ऑफ़िसर भी किसी वक़्त ये गलती कर जाता है। यानी अगर हमने उसमें लिखा है कि हमारी इनकम 50 लाख रुपए है, तो वो हो सकता है कि उसने कुछ इस तरह पढ़ा हो कि शायद हमारी इनकम 5 लाख रुपए है। अगर इस तरह की बात है, तो फिर ख़ुसूसी तौर पे आप उसका जवाब बना के दोबारा वीज़ा अगर अप्लाई करेंगे, तो आम तौर पे यही होता है कि वो जो वीज़ा ऑफ़िसर है, वो अपनी उस गलती को मानते हुए हमारी वो बात तस्लीम कर लेता है और वीज़ा आम तौर पे ग्रांट कर दिया जाता है। आइंदा दिनों में इंशाल्लाह हम इस बात पर भी बात करेंगे कि जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें कैसे तैयार करनी चाहिए। यानी जब हमें दरख्वास्त देनी है, तो हमारी बैंक स्टेटमेंट का जब हमने बनानी है या हमने लगानी है, तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।